हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाचाणी आपका आपके ही चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस वीडियो की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाली भर्तियों में क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे जीपीएससी के आरएनबी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में लिए गए पेपर के बारे में। तो पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप आगे के 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 में हम बाकी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो मींस। पॉइजन्स रेशियो का यहाँ पे आपको सही रेशियो बताना है। तो आप सबको इतना तो पता ही होगा, पॉइजन रेशियो में स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों की साइड स्ट्रेंथ तो आएगा ही, और ऊपर एक साइड आप याद रख लीजिए, यहाँ पे आता है लेटरल, तो नीचे आएगा लॉन्जिट्यूडिनल। ओके, तो ये हो गया आंसर आपका। कौन सा इसके रिलेटेड आंसर? आंसर आपका बनेगा यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस वाले आंसर तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो में हम स्ट्रेन से रिलेटेड ही बात करते हैं, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉड्यूलस। जनरली हम रिजिडिटी के लिए जी यूज करते हैं, तो हमारे सारे भी जो याद किए हुए फॉर्मूला है उसमें ये जी से डिनोट किया हुआ होता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसा है तो आपको पहले वो फॉर्मूलेस लिख लेने हैं। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप सबको पता है कि E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। दूसरा एक फॉर्मूला है, कौन सा है उसका फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस क्या है, म्यू। तो यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जी की जगह पे यहाँ पे सी यूज किया हुआ है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। E इज इक्वल टू 2C 1 + 1/m। ये दो रिलेशन आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे कॉम्बिनेशन करके कुछ अलग इक्वेशन भी बन सकती है, तो वो भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ऐसी ऐसी रिलेटेड चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, पोलर मॉड्यूलस ऑफ शाफ्ट इस रेशियो ऑफ। पोलर मॉड्यूलस ऑफ शाफ्ट का आपको रेशियो बताना है। आसान क्वेश्चन है एकदम। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैक्सिमम रेडियस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सिर्फ फॉर्मूले सिर्फ को आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है? क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू। न्यूट्रल एक्सिस पे ब्लैंक्स कौन सा फोर्स होता है? तो आपको मालूम है, ऐसे कोई बीम है, मान लीजिए ऐसे कोई बीम है, अगर हम इस पे बेंडिंग स्ट्रेस का जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। इस पे क्या है, तो कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 0 को मार्क करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे कुछ भी स्ट्रेन नहीं आता। जो भी आता है ऊपर की ओर और नीचे की ओर आता है। स्ट्रेस में भी सेम ही है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शनल मॉड्यूलस ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन। होलो सर्कुलर सेक्शन हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी। आपको यहाँ पे Z फाइंड आउट करके देना है। सेक्शन मॉड्यूलस पूछा है आपको, यानी कि Z पूछा है, वो भी होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, मतलब कि एक सर्कल कुछ ऐसा होगा और अंदर कुछ ऐसा होगा। इसके लिए आपको Z बताना है। Z का फॉर्मूला आपको अगर मालूम हो तो आप एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर याद ना हो फिर भी
क्या होता है I बाई वाई। सर्कुलर सेक्शन में सिंपल सर्कुलर का फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, क्या यूज करते हैं, पाई बाई 64, डी रेस टू 4 यूज करते हैं, यहाँ पे 2 है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, तो हम ए यूज करेंगे। और अगर इसका हम सॉल्व करें इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 डी रेस टू 4 स्मॉल एंड वाई का मतलब क्या होगा, डी बाई 2। ठीक है गाइस, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे हो गए 32, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 32 डी कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4। तो ऐसे आप अगर मालूम न होने पर भी सोल्व कर सकते हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आती है वहां पे शेयर वर्ड्स आपको याद रखना है, जिससे आपका सोल्व करना आसान हो जाएगा। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसका हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से आपको सही करना है ये चीज, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन याद रखना है यहाँ पे। द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम हैविंग P इन यूनिफॉर्म और आइसोमेट्रिक सेक्शन, रेक्टेंगुलर दिया गया है उसके लिए आपको Z पूछा है, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था I बाई वाई क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12 एंड डी बाई 2, ऐसे होता है। अगर इसको हम सोल्व करें ठीक तरीके से, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि यहां से कटेगा तो आपको ये सब मालूम होगा ये तो। आगे जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा वजन है जो एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है CI is the torsional rigidity and CIP is the length of the shaft. Then torsional stiffness, torsional stiffness क्या होगा इसका, जैसे स्टिफनेस किसको बोलते हैं, तो स्टिफनेस बोलते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक सिंपल डेफिनेशन आप यहाँ पे याद रख लीजिए, स्टिफनेस किसको बोलते हैं हम यहाँ पे, तो कि फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से स्टिफनेस की डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि बेसिक्स होते हैं, ये सब कुछ मोस्ट आईएमपी चीजें होती है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा CIP अपॉन आई, इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, नॉर्मली एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ m मास एंड वेलोसिटी v, नॉर्मल एनर्जी क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होने वाला है 1/2 mv स्क्वायर, क्या होगा 1/2 mvn स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है इन केबल इन ट्रांसमिशन लाइन टावर द मूव और डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स ओन वेट द प्रोफाइल अचीव्ड इन एलिवेशंस, जो भी केबल होता है वो अपनी वजन से ऐसे झुक जाता है, तो इस प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, कैटेनरी प्रोफाइल, ऐसी प्रोफाइल को हम बोलते हैं कैटेनरी प्रोफाइल। इन ए फिक्स्ड बीम, यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड सपोर्ट एट बोथ एंड हैविंग L span with W as the uniform distributed load acting in downward direction, then fixed and bending moment at support is, ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोला है कि दोनों एंड पे अगर कोई बीम फिक्स्ड है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका लेंथ L है,
तो उसके सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? फॉर्मूला आपको याद ही होगा, WL² अपॉन 12। ये इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर WL²/12। टोटल एनर्जी possessed बाय द सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडी, क्या होगा इसका आंसर? टोटल एनर्जी possessed बाय द सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडी। तो कि एनर्जी रहती है इज द कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, कांस्टेंट ही रहती है, सिर्फ एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में चेंजेस होती है, बाकी एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूलर थियरी द क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम एल हिंज बोथ एंड। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि कॉलम जो है दोनों तरफ से हिंज है, तो आपको इफेक्टिव लेंथ की 4 कंडीशन जो भी अलग अलग है वो आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है दोनों साइड हिंज, ठीक है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? तो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है L। अगर दोनों साइड फिक्स रहता तो यहाँ पे दिया गया होता बोथ एंड फिक्स, तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/2। अगर एक साइड फ्री होता एंड एक साइड फिक्स्ड होता तो इसकी लेंथ हो जाती 2L। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी गई होती कि एक साइड हिंज है और एक साइड फिक्स्ड है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती L/√2। यूलर्स का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यहाँ पे Q π² EI अपॉन L² है। आपको यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है, तो यहाँ पे हम L की वैल्यू L पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा ही रहने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे L² है π² EI अपॉन L²। The simply supported beam A of a length L carrying a central point load, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मार्कआउट कर लेनी है। सेंट्रल पॉइंट लोड W एंड अनदर बीम B, दूसरा बीम है जो कि UDL से लोडेड है, टोटल लेट W है उसका। तो रेशियो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है आपको बीम A और बीम B का। तो पहले इस ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है आपको कि पहले रेशियो किस किस चीज का दिया है वो आपको ध्यान में लेना है, उल्टा ना हो जाए। यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बी बीम का हमें रेशियो पूछा है, तो दोनों तरीके के बीम क्या वैल्यू आपको मालूम है कि क्या होता है। तो पहले बात करें कि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ए बीम जो कि है सेंट्रली लोडेड है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन था WL³/48 EI। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन बी बीम का पूछा है, यहाँ पे UDL है यहाँ पे उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5WL³/384EI। ये जो फॉर्मूलेस है ये आपको याद रहने चाहिए, ये बाद में हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक वीडियो में सब कवर कर लेंगे, जो कि GPSC और स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट पूछी जा सकती है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 48/8 यहाँ से कट जाएगा, ए यहाँ से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8/5। कहाँ कौन सा आंसर है? यहाँ पे 8/5 आपका आंसर होने वाला है। अगला है, इन अ फिक्स आर्क स्ट्रक्चर ब्लैंक्स नोज ऑफ हिंज आर नेसेसरीज। कितनी हिंज नेसेसरी रहती है एक फिक्स आर्क स्ट्रक्चर के लिए? बेसिक्स क्वेश्चन है, 3 हिंज नेसेसरीज रहती है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम लेंथ L एंड UDL। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? WL³/8EI। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ सब जगह पे कैपिटल W दिए गए हैं, अगर यहाँ पे स्मॉल दिया होता तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता, WL⁴/8EI। कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू L, ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? WL⁴/8EI, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल W दिया गया है। 2 हिंज पैराबोलिक
arc is subjected to uniformly distributed load cooperator over entire horizontal span L, then horizontal thrust के बारे में पूछा। थ्रस्ट कहाँ पे रखता है आपको मालूम है, कोई आर्क है यहाँ पे, कोई ऐसी आर्क है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोड लगता है इस तरीके से, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट। यहाँ पे दिया गया है कि 2 इंच आर्क के ऊपर यहाँ पे ऐसे UDL है, तो इसका थ्रस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, WL स्क्वेयर अपॉन 8H। कौन सा ऐसा वैल्यू यहाँ पे, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ फिक्स्ड बीम AB of a span L carrying a triangular load whose intensity varies from 0 at A to N per meter at the other end B, तो इसकी टोटल फिक्स्ड मोमेंट क्या हो जाएगी एट बी के ऊपर, क्या हो जाएगी यहाँ पे WL स्क्वायर अपॉन 20। ऐसे क्वेश्चन आगे भी हम देखते आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इफ द फार एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड, फार एंड फिक्स्ड बोला है यहाँ पे, फार एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड, द स्टिफनेस ऑफ द बीम इज यूजुअली नोटेशन इज, अगर फार एंड फिक्स्ड है तो आप आंसर लिखेंगे 4EI/L, અને आपका अगर फार एंड फिक्स्ड नहीं है, फार एंड अगर हिंज दिया गया है आपको हिंज, तो आप लिखेंगे 3EI/L। क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 4EI/L। ये आंसर आपका होगा अगर हिंज दिया गया है तो। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लोजली कोल्ड हेलिकल स्प्रिंग कैरिंग एक्सियल लोड W, डायमीटर ऑफ द रोड ऑफ द स्प्रिंग D एंड R उसकी रेडियस है, एवरी सेक्शन ऑफ रोड इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क WR, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है आपको यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ मैक्स 16WR अपॉन पाई D स्क्वायर। ऐसा कौन सा आंसर है यहाँ पे, तो कि ए इसका आंसर हो जाएगा। और एक ऑप्शन एक और दिया गया यहाँ पे, दूसरा वाला, एक किस चीज में आप मार्क करेंगे, अगर आपको दिया गया है एक्सियल रिफ्लेक्शन अंडर लोड समथिंग P, तो आप ए ऑप्शन मार्क करेंगे। आपको टाउ मैक्स पूछा है तो आपको ए वाला मार्क करना है, ठीक है, 16WR अपॉन पाई D स्क्वायर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन, सिल्ट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो सिल्ट के लिए हम यूज करते हैं M, ओके। इन अ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, वॉइड रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको वॉइड रेशियो पूछा है, देखो दो चीजें आती है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि दोनों में होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, डिनोमिनेटर चेंज होता है दोनों में, यहां पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड यहां पे आता है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में चेंजेस है, तो ये आपको याद रखना होगा, क्या हो जाएगा आंसर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ओके। इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स थियरी, C5 सोल यहाँ पे है, तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये चीज ऐसे भी दी जा सकती थी, आपको ऐसे फॉर्मूला दिया जा सकता था कि C इज इक्वल टू S माइनस सिग्मा टेन फाइव, तो ये आपको पहचानना है कि ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसके ऊपर से ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रॉम होते हैं प्रीवियस ईयर से, ये आपको
ध्यान रखना है। इन अ रिलेशन बिटवीन एन एंड ई, जैसे कि आप हमें अभी देखा था अगले क्वेश्चन में पोरोसिटी क्या है और वॉइड रेशियो क्या है, उसके फॉर्मूलाज देखे थे दोनों के। अब दोनों के बीच का रिलेशन पूछा गया है, तो क्या होगा इसका सही रिलेशन? तो E इज इक्वल टू होता है n अपॉन 1 माइनस एन, सही है, और n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस ई। दोनों में से कौन सा है आपको यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे तो पहला दिख रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे e होगा। तो ये आप हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा n अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। इन कॉम्पैक्शन टेस्ट MDD स्टैंड फॉर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड OMC स्टैंड फॉर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी में अगर इंक्रीज करूं तो दोनों में क्या चेंजेस आएंगे वो मेरे को बताना है। कॉम्पैक्शन एनर्जी में अगर मैं इंक्रीमेंट लाऊं तो आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ आप याद होंगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ इस बारे में। यहाँ पे टॉप के क्या होता है? OMC होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे होता है ना। अगर मैं एफर्ट थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मेरा हो जाएगा कम, और मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? MDD इंक्रीज होगा और OMC डिक्रीज होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताना है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? E मैक्स माइनस ई एंड ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। कौन सा फॉर्मूला ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सोइल थ्रू विच इज परकोलेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं सोइल में जो वाटर का प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीपेज प्रेशर, उसको बोलते हैं हम सीपेज प्रेशर। अगला क्वेश्चन है कि लेवलिंग में कंबाइंड करेक्शन यानी कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों को मिला के करेक्शन, कौन सी वैल्यू सही है? यहाँ पे कौन सी सही है? यहाँ पे 6735। आपको याद रखना है यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी किलोमीटर में, और यहाँ पे जो करेक्शन है उसकी वैल्यू आपको मीटर में मिलेगी। आपको डी की वैल्यू किलोमीटर में लेनी है। ये फॉर्मूले की स्पेशलिटी है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। मीटर में आपको वैल्यू दी रही होगी, उसको आपको किलोमीटर में चेंज करके इसमें पुट करना है और आंसर निकालना है अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। आइसोगोनिक लाइन पासिंग थ्रू, आइसोगोनिक लाइन हम किसको बोलते हैं? तो आइसोगोनिक लाइन हम बोलते हैं कि पॉइंट हैविंग सेम डिक्लिनेशन एट गिवन पॉइंट। उस दिए गए पॉइंट पे डिक्लिनेशन सेम होना चाहिए, और जीरो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एगोनिक, एगोनिक लाइंस। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सन एट अ प्लेस इन अ नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर 167 द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको पूछा गया यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको जो भी वैल्यू दी गई है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, उसमें से 180 घटा देना है। माइनस में आंसर आया, माइनस में, अगर माइनस में आंसर आता है तो आपको यहाँ पे ईस्टर्न लिख देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू बड़ी हुई 193 दिया होता 160 जो, उसमें भी मुझे को 180 घटाना है, प्लस 13 आया तो मेरे को यहाँ पे वेस्ट लिख देना है। तो माइनस आए तो ईस्ट और प्लस आए तो वेस्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री ईस्ट। ओके, सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। आपको ऐसी चीज ट्रिक बना के याद रखनी होगी ताकि आपको इस पे ज्यादा
टाइम न देना पड़े। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन, द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम किसकी मेथड से? तो मेथड से रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन की प्लेन टेबल से सीधा क्वेश्चन है ये। सब्सटेंस बार इज द इंस्ट्रूमेंट, सब्सटेंस बार एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस काम के लिए हम यूज में लेते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनड्यूलेटेड एरियाज के लिए हम सब्सटेंस बार को यूज में लेते हैं। टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो इसका भी फॉर्मूला है स्पाइरल एंगल अपॉन 3, ये आपको याद रखना है। ट्रांजिशन कर्व के लिए टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपको? स्पाइरल एंगल अपॉन 3। The difference between face left and face right observation of a theodolite is 3। तो एरर क्या होगी? तो एरर फाइंड करने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना होगा। क्या हो जाएगा? डिग्री 30 सेकेंड्स, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। The lemniscate curve will not be transitional throughout if its deflection angle is more than, किसके ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांजिशनल नहीं होगा ये? ऑब्वियस रीजन 90 डिग्री। A lemniscate curve will not be transitional throughout if its deflection angle is more than 90 degree. In a traverse survey, the deflection angle is always, डिफरेंस क्या हम फाइंड आउट करते हैं उसका? 180 उसका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल डज द रिज लाइन इंटरसेक्ट? सीधा क्वेश्चन है, 90 डिग्री पे मिलती है, इंटरसेक्ट करती है। पिटोट ट्यूब का यूज क्या होता है? तो पिटोट ट्यूब का यूज हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैक्सिमम हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, 1 + cos phi / 2। ठीक है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, रेनॉल्ड नंबर किस किस चीज का रेशियो है? इनर्शिया फोर्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके साथ? तो कि आप सबको पता है रेनॉल्ड नंबर इज डोमिनेटेड फ्रॉम द विस्कस फोर्स। इन द बर्नौली इक्वेशन यूज्ड इन पाइप फ्लो इच टर्म्स, बर्नौली इक्वेशन की जो टर्म्स है वो किस रिस्पेक्ट में डिनोटेड है? तो एनर्जी पर यूनिट वेट में। ठीक है, यहां पे याद रखना है आपको यूनिट वेट। कैविटेशन अक्कर इन अ पाइप, कैविटेशन कहां पे होती है, कब होती है? तब कि जो प्रेशर नेगेटिव हो जाए, यानी कि प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करे तब, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। ओके, ये अपना सही आंसर हो जाएगा, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वन इज अ वर्टिकल ट्रायंगल gate has one side in a free surface with vertex downward। vertex downward का मतलब है इस तरीके से, इसको बोलते हैं vertex इसको बोलते हैं vertex downward। ओके, इफ द हाइट ऑफ द गेट, इस गेट की हाइट दी गई है आपको h, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? h/2। ये फॉर्मूले से आपको इस तरीके से डिस्टेंस आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने दिए गए हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए क्या है। ठीक है, आपको पूछा गया है वर्टेक्स डाउनवर्ड का यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे h/2। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा होगा तो h/3, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। कोई सा भी शेप आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेगा, आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 2 सेकंड में, वरना
इसका सॉल्यूशन तो वैसे भी आप एग्जाम टाइम पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक ही इसका उपाय है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, मेटासेंट्रिक हाइट किसे कहते हैं? तो इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर फ्लो थ्रू पाइप इज ऑलवेज बिलो द टोटल एनर्जी लाइन, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन सबसे ऊपर होती है और उसके नीचे होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ओके, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इन अ लेमिनर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप डिस्चार्ज वेरीज, आपको लेमिनर फ्लो के फॉर्मूले अगर याद हो तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? 1/12 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी क्यूब, ये थिकनेस है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो म्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और चीज ज्यादा पूछते हैं यहाँ पे, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप, तो इसका भी फॉर्मूला आप एक बार याद कर लीजिए, याद है तो रिमाइंड कर लीजिए। 12 म्यू वी एल अपॉन टी स्क्वायर, इससे न्यूमेरिकल भी जीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड ओरिफिस मीटर, स्टैंडर्ड ओरिफिस मीटर में क्या होता है? क्या होता है? उसकी लेवल एज जो होती है वो 30 से 40 के बीच में होती है। इन अ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि सी डी ऑफ वेंचुरीमीटर, क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा कि ये बढ़ता है कुछ सर्टेन लेवल तक, बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो वेंचुरीमीटर का सी डी का रेंज होगा 0.94 टू 0.98, इसका रेंज होने वाला है। और एक और चीज आपको याद रखनी होगी, अगर ओरिफिस के बारे में पूछे तो उसका सीडी का रेंज थोड़ा अलग है, 0.64 टू 0.76, ये ओरिफिस का सीडी का रेंज है। अगर सीडी के बारे में पूछे तो सीडी क्या है अपना? तो ये है क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू आइडियल। ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और अगर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसका जो हमें कोई भी अगर रिलेशन पूछे तो सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी, ये भी आपको याद रखना है। सीधे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस चीज से, तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बात है, ये सब चीज आपको याद रखनी होगी। तो ये थे 2016 के ए के पेपर के 100 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलके कवर कर लिए हैं। तो ये पेपर 2016 का सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। तो हम अगला वीडियो लेके आएंगे, और मेरा यहाँ पे इरादा है कि मैं तकरीबन 50 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व करवाऊँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे। हम सारे जीपीएससी के पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में स्कोर का बूस्ट मिल पाए। ठीक है गाइस, क्योंकि रिपीट तो क्वेश्चन होते ही है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं हर बार। आपको मैं दिखाऊंगा, ये 2016 का पेपर है, आगे भी हम पेपर्स लेके आने वाले हैं अभी, तो हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस सीरीज को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।